हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार महर्षि आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है गुणसूत्र। गुणसूत्र को अंग्रेजी में अपने कहते हैं क्रोमोसोम। सबसे पहले देखते हैं गुणसूत्रों की खोज किसके द्वारा की गई। तो गुणसूत्रों की खोज की गई थी स्ट्रास बर्जर के द्वारा। और यदि हम देखें इसका नामकरण किसने किया, तो गुणसूत्र का नामकरण किया गया था वाल्टेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। गुणसूत्रों की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। और इसका नामकरण किसने किया? वाल्टेयर ने। यदि हम देखें गुणसूत्रों की स्थिति, गुणसूत्रों की स्थिति यदि देखी जाए तो ये पाए जाते हैं केंद्रक में। गुणसूत्र कहां पर पाए जाएंगे? केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं गुणसूत्र। यदि हम चर्चा करें कि गुणसूत्र कोशिका में कितने होंगे, यानी इनकी यदि सूत्र गुणिता देखी जाए, सूत्र गुणिता का तात्पर्य है एक कोशिका में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होंगे, कितने गुणित होंगे, वो उनके बारे में यदि चर्चा करें तो सामान्य रूप से जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 2n, यानी द्विगुणित। किसी भी कोशिका में यदि सामान्य रूप से गुणसूत्रों की संख्या देखी जाए तो वो कितनी होती है? द्विगुणित। द्विगुणित का अर्थ होता है जितने भी गुणसूत्र पाए जाते हैं सारे के सारे जोड़े के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे आपको पता है कि मानव में गुणसूत्र जो हैं वो 23 जोड़े पाए जाते हैं। सभी गुणसूत्र इस प्रकार से जोड़ों के रूप में उपस्थित होंगे। जैसे ये 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ऐसे करके 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव के अंदर। तो उस स्थिति को हम कहते हैं 2n, यानी द्विगुणित। यदि हम गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर दें, सामान्य से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो, तब उस स्थिति को कहा जाएगा अगुणिता। अगुणिता यानी इसे n से प्रदर्शित करेंगे और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? सामान्य से आधी। सामान्य संख्या कितनी होती है? द्विगुणित। द्विगुणित यानी 2n, ये सामान्य संख्या मान सकते हो आप इसे। सामान्य से यदि संख्या आधी है तब इसे हम क्या कहेंगे? अगुणिता या अगुणित अवस्था। यदि 3-3 के जोड़े के रूप में उपस्थित हो, जैसे कि गुणसूत्र इस प्रकार से हो, प्रत्येक जोड़े में 3, इस प्रकार से यदि गुणसूत्र हो तो उस अवस्था को हम कहेंगे त्रिगुणिता, जिसको 3n से। और यदि इससे ज्यादा हो जोड़े के अंदर तब हम उसको बहुगुणिता के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में भी इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे अगुणिता है तो इसको हम कहते हैं हैप्लॉइडी, यानी वो कोशिका कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, अगुणित होगी। इसी प्रकार से यदि द्विगुणित है तो डाइप्लॉइड, त्रिगुणित है तो ट्राइप्लॉइड, और यदि बहुगुणित है तो उसे हम कह देंगे पॉलीप्लॉइड। अब यहां पर त्रिगुणिता का यदि उदाहरण देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि पादपों में पाए जाने वाला भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, पादपों में पाए जाने वाला, और वह खासतौर से आवर्त बीजी पादपों में पाए जाने वाला भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। आवर्त बीजी पादपों का भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवर्त बीजी पादपों का भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, यह हमेशा ध्यान रखें। द्विगुणित नॉर्मल संख्या मिलती ही है। यदि अगुणित की बात की जाए तो अगुणित जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म के, जिम्नोस्पर्म पादपों का वर्ग है जिम्नोस्पर्म। इस जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष है वो होता है अगुणित। ध्यान रखिएगा, आवर्त बीजी पादपों का भ्रूणपोष त्रिगुणित, जबकि जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है अगुणित। कंफर्म रूप से याद रखना आपको ये। इसके अलावा जितने भी युग्मक हैं
युग्मक जैसे कि आप मान सकते हो पादपों के नर युग्मक, मादा युग्मक, मानव के अंदर यदि देखें तो शुक्राणु या अंडाणु, ये अगुणित होते हैं। युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु कैसे होते हैं? अगुणित। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो अपने को पता है कि मानव की सामान्य कोशिका में गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 होते हैं। गुणसूत्रों के अंदर, ये शुक्राणु और अंडाणु के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है वो सामान्य से आधी है, यानी कितने होंगे इनके अंदर? 23। शुक्राणु हो या अंडाणु हो, उनमें युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23। चूंकि शुक्राणु और अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, इसलिए हम कहते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु अगुणित संरचनाएं हैं। अब यदि हम देखें, एक शब्द आपको आना चाहिए, जीनोम। ध्यान से सब देखिए, जीनोम। जीनोम क्या होता है? किसी कोशिका में पाए जाने वाले अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को जीनोम कहते हैं। अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। मतलब मानव के जीनोम में यदि आपसे पूछा जाए कि मानव के जीनोम में कितने गुणसूत्र होंगे, तो अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय कहलाता है, इसलिए कितने होंगे? 23। मानव के जीनोम में कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। इसके अलावा यदि ये पूछ लिया जाए कि अगुणित कोशिका में जीनोम की संख्या कितनी होती है, तो अगुणित यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी, तो जीनोम कितने होंगे? 1। यदि कोशिका कैसी है? अगुणित है, तो जीनोम उसमें कितने होंगे? 1। यदि कोशिका द्विगुणित है तो जीनोमों की संख्या कितनी होगी? 2। यदि त्रिगुणित है तो जीनोम की संख्या कितनी होगी? 3। यानी जितने गुणित कोशिका उतने जीनोम की संख्या। और जीनोम में संख्या क्या होती है? जीनोम किसे कहते हैं? अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को जीनोम कहते हैं। और मानव के जीनोम में कितने गुणसूत्र हैं? 23। मानव के एक जीनोम में कितने गुणसूत्र हैं? 23। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए मानव में कितने जीनोम मिलते हैं, तो मानव कैसा प्राणी है? द्विगुणित, तो जीनोम की संख्या कितनी होगी? 2। और एक जीनोम में 23 गुणसूत्र, तो 2 जीनोम में 46 गुणसूत्र मानव के अंदर पाए जाते हैं। अब यदि गुणसूत्रों की संख्या की चर्चा यदि की जाए, तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, लेकिन होती विशिष्ट है। मतलब किसी जाति में जितने गुणसूत्र हैं, उस जाति में सदैव उतने ही गुणसूत्र बने रहेंगे। जैसे यहां पर कुछ विशेष प्रश्नों को यदि देखा जाए, तो पादपों के अंदर यदि गुणसूत्र देखें, तो पादपों में एक पादप है हैप्लोपेपस, हैप्लोपेपस ग्रेसिलस। इसमें केवल 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो पादपों में गुणसूत्रों की सबसे कम संख्या है। यदि आपसे पूछे पादपों में सबसे कम गुणसूत्र किसमें मिलेंगे, तो वो मिलेंगे हैप्लोपेपस ग्रेसिलस। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक किसमें है, तो ओफियोग्लोसम नामक पादप में सबसे ज्यादा है, और उन गुणसूत्रों की संख्या है 1260। यदि जंतुओं में गुणसूत्र पूछे जाएं, तो जंतुओं में गोलकर्मी, और गोलकर्मी में भी कौन सा गोलकर्मी? एस्केरिस। गोलकर्मी कौन सा गोलकर्मी? एस्केरिस गोलकर्मी के अंदर सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनकी संख्या होती है मात्र 2। और ये जो मैं आपको संख्या बता रहा हूं, ये इनकी द्विगुणित अवस्था की संख्या है। यानी द्विगुणित अवस्था में इनमें 4, इनमें 1260, इसमें 2। और यदि सर्वाधिक की चर्चा यदि की जाए, तो एक लार्वा है रेडियोलेरियन लार्वा, रेडियोलेरियन लार्वा, और उस लार्वा का नाम है ओलोकेंथा। नाम आपको कौन सा ध्यान रखना है? ओलोकेंथा। इसमें गुणसूत्र मिलते हैं 1600।
ओलोकेंथा में कितने गुणसूत्र मिलते हैं? 1600 गुणसूत्र मिलते हैं, जो कि जंतुओं में गुणसूत्रों की सर्वाधिक संख्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, हैप्लोपेपस ग्रेसिलस जो पादप है, इसमें सबसे कम गुणसूत्र हैं 4। पादप है ओफियोग्लोसम जिसमें 1260 गुणसूत्र हैं। गोलकृमि एस्केरिस जो जंतु है, उसमें सबसे कम गुणसूत्र हैं 2। और रेडियोलेरियन लार्वा, कौन सा लार्वा? लार्वा का नाम है ओलोकेंथा, यह नाम ध्यान रखना, ओलोकेंथा। इसमें सर्वाधिक गुणसूत्र मिलते हैं, जिनकी संख्या होती है 1600। याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, वैसे ट्रिक नहीं करनी चाहिए, परीक्षा में भी आने की संभावना इनकी बहुत कम होती है, लेकिन पूछ लिया जाए तो एक बार यदि हमारा देखा हुआ होता तो याद आ जाता है। जैसे नाम देखें, पादप है पप्पू, पप्पू है पप्पू, घास जैसा है बिल्कुल, यानी सारी चीजें कम ही कम है। पप्पू को तो आप जानते ही हो, है पप्पू घास जैसा, यानी गुणसूत्र सबसे कम होंगे 4। ओफियोग्लोसम, नाम देखो, ओफ ओ, अपने कहते हैं ना ओफो, यानी इसमें सबसे ज्यादा, कोई चीज बहुत ज्यादा घटित हो जाए तो उसको कहते हैं ओफ ओ। तो ये 1260 गुणसूत्र हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा। गोलकृमि, नाम देखिए, गोल यानी 0, यानी सबसे कम गुणसूत्र किसमें होंगे? एस्केरिस में। एस यदि गोलकृमि आ जाए तो कर देना, एस्केरिस ऐसे ही है तो एस्केरिस ऐसे ही है, तो इसमें गुणसूत्र कितने हैं? सबसे कम है। रेडियोलेरियन लार्वा कौन सा है? ओलोकेंथा, यानी ओले कितने पड़े किसको ठा? ओलोकेंथा में सबसे ज्यादा गुणसूत्र है। तो बस एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी संख्या। यदि साइज की चर्चा यदि की जाए, गुणसूत्र के यदि साइज की चर्चा यदि की जाए, तो ट्रिलियम नामक एक पादप है, ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम, पादप का नाम है ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम। आप जो पहले वाला नाम हो ना, ये वंश का नाम होता है हमेशा, इसी को ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में ज्यादातर वंश का नाम ही पूछा जाता है, इतना पूरा नाम नहीं दिया जाएगा आपको। तो ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरियम के जो गुणसूत्र हैं वो सबसे बड़े गुणसूत्र हैं, सबसे बड़े साइज के यदि गुणसूत्र हैं तो ट्रिलियम में। याद रखने के लिए देखो, नाम आ रहा है ट्री यानी पेड़ कितना बड़ा होता है, तो इसके गुणसूत्र भी क्या है? बड़े। इसके अलावा कवक और पक्षियों के गुणसूत्र जो हैं, कवक यानी फंगस और पक्षी के गुणसूत्र जो हैं वो सबसे छोटे गुणसूत्र हैं। यदि सबसे छोटे गुणसूत्रों की चर्चा की जाए तो वो आएगी पक्षियों में और कवकों में। अब चलते हैं हम इसके साइज पर, संरचना पर। यदि हम गुणसूत्र की संरचना देखें तो गुणसूत्र एक धागेनुमा संरचना है। गुणसूत्र एक धागेनुमा संरचना है जो केंद्रक में उपस्थित होती है। सामान्य रूप से यह होगी क्रोमेटिन जाल के रूप में। सामान्यतः गुणसूत्र किसके रूप में उपस्थित होते हैं? क्रोमेटिन जाल के रूप में। जब आपको केंद्रक की संरचना बताई गई थी तब बताया गया था गुणसूत्र किस रूप में विद्यमान होते हैं? क्रोमेटिन जाल के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसको अभिरंजित करने के लिए, जिसको रंगने के लिए हमने कौन सा अभिरंजक लिया था? एसिटोकार्मिन अभिरंजक लिया था। जब विभाजन होता है कोशिका का, तो विभाजन की अवस्था में यह क्रोमेटिन जाल किस में बदल जाता है? गुणसूत्र के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यदि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन हमें करना है, यदि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करना है, नाम देखिए, यदि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करना है तो कौन सी कोशिका विभाजन की अवस्था होगी? यह होगी मेटाफेज। कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है, इसमें गुणसूत्रों की संरचना सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है। इसलिए यदि गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन करना है तो हमें कोशिका किस अवस्था में चाहिए? मेटाफेज अवस्था में। लेकिन यदि आकृति का अध्ययन करना है, आकृति यानी ये वी आकार का है, एल आकार का है या आई आकार का है, किस आकार का है ये, यदि आकृति का अध्ययन करना है तो आकृति का अध्ययन किया जाएगा एनाफेज अवस्था में। संरचना का सबसे श्रेष्ठ अध्ययन कब होगा? सबसे स्पष्ट संरचना कब होती है? मेटाफेज में।
और आकृति का अध्ययन कब होता है? एनाफेज अवस्था में। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको बताया गया कि गुणसूत्र सामान्य रूप से क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं, लेकिन जब विभाजन हो रहा होगा कोशिका का तब ये किस अवस्था में आ जाएंगे? गुणसूत्रों की अवस्था में आ जाएंगे। यदि एक सामान्य रूप से गुणसूत्र की स्ट्रक्चर बनाई जाए तो आप इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ये हो गया गुणसूत्र। तो आपको गुणसूत्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? वही इसकी संरचना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड को हिंदी में नाम दोनों ध्यान रखने हैं आपको। क्रोमेटिड को हिंदी में कहा जाता है अर्ध गुणसूत्र। क्रोमेटिड को क्या कहा जाता है हिंदी में? अर्ध गुणसूत्र। एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं। दो अर्ध गुणसूत्र से मिलकर बनता है एक गुणसूत्र। दिख ही रहा है आपको, देख लीजिए। एक अर्ध गुणसूत्र ये हो गया, दूसरा अर्ध गुणसूत्र ये हो गया। तो एक गुणसूत्र का निर्माण दो क्रोमेटिड से मिलकर होता है। यदि बात की जाए वर्णमणिकाओं की, वर्णमणिका को कहते हैं क्रोमोमियर। वर्णमणिका को क्या कहते हैं? क्रोमोमियर। तो गुणसूत्र जो अर्ध गुणसूत्र हैं इनके ऊपर हमें कुछ रंगीन दानेदार संरचनाएं दिखाई देती हैं। अर्ध गुणसूत्रों के ऊपर कुछ रंगीन दानेदार संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन रंगीन संरचनाओं को ही क्या कहा जाता है? इन दानेदार संरचनाओं को ही क्या कहा जाता है? वर्णमणिका या क्रोमोमियर कहा जाता है। और ये स्वयं ये क्या है? अर्ध गुणसूत्र है। तो दो अर्ध गुणसूत्र हो गए, दो क्रोमेटिड हो गए, और क्रोमेटिड के ऊपर जो रंगीन दानेदार संरचनाएं हैं उनको हम कहते हैं क्रोमोमियर यानी वर्णमणिकाएं। यदि बात की जाए सेंट्रोमियर की, तीसरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी सेंट्रोमियर। अर्ध गुणसूत्र सामान्य रूप से एक स्थल पर जुड़ते हैं। दोनों अर्ध गुणसूत्र केवल एक स्थान से जुड़े रहते हैं। दिख रहा है आपको? ये अर्ध गुणसूत्र है, ये अर्ध गुणसूत्र है, और जुड़ा हुआ कहां पर है? यहां पर। तब हम इसको कहेंगे सेंट्रोमियर। अर्ध गुणसूत्र जिस स्थान से परस्पर जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब यदि देखा जाए अगली संरचना है काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ एक तस्तरी नुमा संरचना दिखाई देती है। प्लेट नुमा संरचना, तस्तरी नुमा संरचना दिखाई देती है। तो सेंट्रोमियर के ऊपर पाए जाने वाली तस्तरी नुमा संरचना को काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर। दोबारा देख लो, सेंट्रोमियर कौन सा स्थल है? जहां पर दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं। वो क्षेत्र कौन सा है? वो स्थल कौन सा है? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के ऊपर तस्त्रीनुमा संरचना जो पाई जाती है उसको कहते हैं काइनेटोकोर। सामान्य रूप से जब कोशिका विभाजन होता है तो उस कोशिका विभाजन के दौरान तर्कुतंतु बनते हैं। वो तर्कुतंतु आपको जब कोशिका विभाजन पढ़ाया जाएगा तब आप वहां पर समझोगे। वो तर्कुतंतु कहां पर आकर जुड़ते हैं? इस काइनेटोकोर से ही आकर जुड़ते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन के दौरान तर्कुतंतु कहां पर आकर जुड़ते हैं, तो आप कहोगे काइनेटोकोर पर। तो ये हो गया काइनेटोकोर। अब आपको देखना चाहिए प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन। पूरा गुणसूत्र एक चौड़ा भाग है, दिख रहा है, लेकिन जहां पर सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर वाला स्थान कैसा है? थोड़ा संकरा है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक संकीर्णन। यानी जहां पर सेंट्रोमियर है वो क्षेत्र कैसा है? प्राथमिक संकीर्णन है।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो आ रही है केंद्रिका संगठक गुणसूत्र। केंद्रिका संगठक गुणसूत्र, कोशिका में जितने भी गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें से केवल एक जोड़ी गुणसूत्र, केवल एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनमें दो संकीर्णन पाए जाते हैं, यानी द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है। सामान्य रूप से गुणसूत्र में केवल एक ही संकीर्णन पाया जाता है, लेकिन एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिसमें दो संकीर्णन पाए जाते हैं, यानी दो सेंट्रोमियर होंगे उसके अंदर। उस गुणसूत्र को कहा जाता है द्वितीयक संकीर्णन गुणसूत्र। और द्वितीयक संकीर्णन गुणसूत्र ही वो गुणसूत्र होता है, अब मान लो ये दो गुणसूत्र हैं, थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं मैं, एक बार दोबारा बना रहा हूं इसको। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इन एक जोड़ी गुणसूत्र में कितने संकीर्णन हैं? दो संकीर्णन हैं। अब यदि देखा जाए दो संकीर्णनों को, तो इनमें से केवल एक गुणसूत्र ऐसा होगा, दोनों में से केवल एक गुणसूत्र ऐसा होगा जिसके द्वितीयक संकीर्णन से केंद्रिका जुड़ी रहती है। आपको ध्यान होना चाहिए, केंद्रक में पाए जाने वाली केंद्रिका किससे जुड़ी रहती है? द्वितीयक संकीर्णन गुणसूत्र का जो एक जोड़ा है उसके किसी एक गुणसूत्र से। ये दोनों कैसे गुणसूत्र हैं? द्वितीयक संकीर्णन वाले गुणसूत्र हैं, दो संकीर्णन पाए जाते हैं दोनों में ही। अब इनमें से किसी एक गुणसूत्र के द्वितीयक संकीर्णन पर क्या जुड़ी होगी? केंद्रिका जुड़ी होगी। अब यदि देखा जाए इस केंद्रिका को जो इस गुणसूत्र पर जुड़ी हुई है, तो इस गुणसूत्र का नाम क्या है? केंद्रिका संगठक गुणसूत्र। और ये वो गुणसूत्र है जिसके द्वितीयक संकीर्णन से केंद्रिका का निर्माण होता है। इन दोनों गुणसूत्रों में से इस गुणसूत्र को हम कहेंगे केंद्रिका संगठक गुणसूत्र, क्योंकि इसी गुणसूत्र के द्वितीयक संकीर्णन से क्या जुड़ी रहती है? केंद्रिका। और हम कह सकते हैं कि केंद्रिका का निर्माण इसी केंद्रिका संगठक गुणसूत्र से होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रिका का निर्माण किससे होता है, तो हम कहेंगे केंद्रिका संगठक गुणसूत्र से। अब द्वितीयक संकीर्णन जो गुणसूत्र है उसका जो द्वितीयक संकीर्णन के बाद वाला सिरा है, बाद वाला सिरा, इसको कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं इसको? सैटेलाइट। द्वितीयक संगठक गुणसूत्र जो है, द्वितीयक संकीर्णन गुणसूत्र जो है, इसका द्वितीयक संकीर्णन के बाद का क्षेत्र, द्वितीयक संकीर्णन के बाद का ये क्षेत्र जो है, इसको हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। यानी किसी कोशिका में कितने सैटेलाइट गुणसूत्र हो सकते हैं? दो, क्योंकि दो गुणसूत्र ऐसे हैं जिसमें द्वितीयक संकीर्णन होगा, और जिसमें द्वितीयक संकीर्णन होगा उसके बाद वाले गुणसूत्र के हिस्से को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट गुणसूत्र कितने हो गए? दो। केंद्रिका संगठक गुणसूत्र कितना हो गया? एक। दोनों में से एक गुणसूत्र जिससे केंद्रिका जुड़ी रहती है उसको कहते हैं केंद्रिका संगठक गुणसूत्र। और यदि आपसे पूछ लिया जाए सैटेलाइट गुणसूत्र कितने, तो दो। और द्वितीयक संकीर्णन रखने वाले कितने हैं, तो अभी कितने कहेंगे? दो। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की जरूरत है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गई गुणसूत्र की संरचना। अब हम गुणसूत्र की थोड़ी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब इसका निर्माण कैसे होता है, किनसे होता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले अपने समझ लेते हैं गुणसूत्र का संगठन। गुणसूत्र के संगठन का मतलब ये गुणसूत्र बड़ा हुआ किस किस का होता है। तो एक गुणसूत्र में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, एक गुणसूत्र में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या करती है? इसका
90 से 92% भाग निर्मित करती है। यानी गुणसूत्र का जो अधिकांश भाग है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, परंतु इसके शेष लगभग 8% भाग में क्या हो सकता है, आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्लस इसके अलावा और क्या हो सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम धातु भी इसके अंदर हो सकती हैं। यानी एक गुणसूत्र में 3 पार्ट होंगे, जो सर्वाधिक पार्ट होगा वो किसका होगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। इसके अलावा आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होंगे। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम भी इसके संगठन में आएंगे। अब यदि इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में अपने को दिखाई देते हैं न्यूक्लियोसोम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देते हैं आपको, न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम क्या चीज है इसको समझते हैं। पहली बात तो आपको बता दूं कि न्यूक्लियोसोम गुणसूत्र के अत्यधिक कुंडलित क्षेत्र होते हैं। किसी गुणसूत्र में जो ज्यादा जहां से कुंडलन होगा वो क्षेत्र कौन सा होगा, न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण कैसे होता है, उसके लिए सबसे पहले 8 हिस्टोन प्रोटीन परस्पर एक दूसरे से मिल जाएंगी। 8 हिस्टोन आपस में मिल गई, यानी क्या बन गया, ये हिस्टोन अष्टक बन गया। हिस्टोन अष्टक। न्यूक्लियोसोम के निर्माण के लिए सबसे पहले क्या बनेगा, हिस्टोन अष्टक बनेगा। अब इस हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ डीएनए लिपट जाता है। डीएनए का कितना भाग लिपटेगा, 2.25 कुंडलियां, एक सही 3/4 कुंडली डीएनए की, वो किसके चारों ओर लिपट जाएगी, इस हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ लिपट जाएगी। सबसे पहले हिस्टोन अष्टक बनेगा, 8 हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर बना लेते हैं हिस्टोन अष्टक। अब इस हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ ऐसे डीएनए की कुंडलियां लिपट जाती हैं। एक तरफ कितनी कुंडली लिपटी रहेगी, 2.25 डीएनए कुंडली लिपटी रहेंगी। एक सही 3/4 कुंडली इस हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ लिपटी रहती है। ठीक इसी प्रकार से इसके आगे भी हिस्टोन अष्टक बनेगा, वहां पर भी इसी प्रकार से ऐसे कुंडली बना लेंगी। दो ये जो क्षेत्र हैं इनके बीच के भाग को हम कहेंगे लिंकर क्षेत्र, और हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ जो डीएनए लिपटा हुआ है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। यानी 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में क्या रहेगा, लिंकर क्षेत्र रहेगा। एक बार फिर से देख लो, जो न्यूक्लियोसोम है ये क्या है, न्यूक्लियोसोम गुणसूत्र के अत्यधिक कुंडलित क्षेत्रों को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण कैसे होता है, हिस्टोन अष्टक प्लस 2.25 डीएनए की कुंडली, हिस्टोन अष्टक और 2.25 डीएनए की कुंडली। इसके अलावा एक संरचना आती है जिसका नाम है, ये अंत में आ चुके हम बिल्कुल, सोलेनोइड। सोलेनोइड, ये सोलेनोइड जो है ये गुणसूत्र के और ज्यादा कुंडली क्षेत्र है। यानी डीएनए ये गुणसूत्र में 2 बार कुंडलन मिलेगा। पहली बार जो कुंडलन होगा उससे क्या निर्माण होगा, न्यूक्लियोसोम का, और दूसरी बार कुंडलन जो होगा उससे किसका निर्माण होगा, ये सोलेनोइड का। पहले कुंडलन से न्यूक्लियोसोम और दूसरे कुंडलन से सोलेनोइड। एक सोलेनोइड की यदि चर्चा की जाए तो उसमें 6 न्यूक्लियोसोम होंगे। न्यूक्लियोसोम, ध्यान रखना, एक सोलेनोइड में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, 6 न्यूक्लियोसोम होंगे। अब यदि बात की जाए गुणसूत्रों के कार्य की, तो गुणसूत्र के कार्य बिल्कुल सिंपल से हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, आनुवंशिकता के वाहक कौन है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है आनुवंशिकता के वाहक। आनुवंशिकता के वाहक कौन है, गुणसूत्र है। आनुवंशिकता के वाहक कौन है, गुणसूत्र। इसके अलावा दूसरा सबसे प्रमुख कार्य जो है वो है केंद्रिका का निर्माण करना।
केंद्रिका कौन से गुणसूत्र से बनती है? ये बनती है द्वितीयक संकीर्णन गुणसूत्र जो है एक जोड़ी, उसमें से एक गुणसूत्र को हम कहते हैं केंद्रिका संगठक गुणसूत्र। वो केंद्रिका संगठक गुणसूत्र जो है वही निर्माण करेगा केंद्रिका का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद।